अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तारिक बज़मी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं तारिक हफीज़। नाज़रीन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत हर मुसलमान का शेवा है और हर मुसलमान को ये वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया गया है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत जो है वो ईमान है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब तक मोहब्बत नहीं होगी तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा, ईमान कामिल नहीं होगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है और कुरान पाक में बाकायदा तौर पर हुक्म दिया है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करें। और ये दर्स बहुत पुराना है और सहाबा कराम ने फिर करके भी दिखाया और बहुत बड़े बड़े मामलात भी सामने आए। और जब से पाकिस्तान में खुद बिलखुसूस कि हुर्मत रसूल पर जब जब कोई बात या आंच होती रही तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो एहतजाज करती रही। आपने देखा कि माजी में भी उन्होंने एहतजाज किया और अब भी एक एहतजाज जारी है। ये एहतजाज पहले अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि आखिर हुआ क्यों है, क्योंकि हुकूमत ने वो अपना वादा पूरा नहीं किया जो वादा हुकूमत कर चुकी थी एक मुआहदे में, जो कि फैज़ाबाद धरने के दौरान हुआ था और उसके बाद ये मुंतशिर हुआ था। और इस बात पे खादिम रिजवी साहब रजामंद हुए थे कि वो मुंतशिर कर देते हैं, लोगों को, कारकुनान को कह देते हैं कि वो घर चले जाएं। लेकिन हुकूमत ने वो वादा पूरा नहीं किया कि सफ़ीर को निकाला जाना था 3 महीने के अंदर अंदर मुआहदे की मुद्दत के दौरान, वो नहीं हुआ। और अब क्या हो रहा है कि अब साद रिजवी साहब मैदान में आ गए हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया गया और पूरा मुल्क जाम हो चुका है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि जब आप कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसमें अल्लाह और मोहम्मद का नाम भी साथ साथ है, इवन दो कि उसमें हरफ इजाफत या उसमें हरफ अतफ या कोई हर्फ भी नहीं आया और कोई फासला भी नहीं रखा गया। यानी जब इंसान अल्लाह ताला से मोहब्बत करना चाहे तो पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करता है और फिर अल्लाह से मोहब्बत होती है। अदरवाइज आप अल्लाह के करीबी नहीं बन सकते, बरगुज़ीदा नहीं बन सकते, कुर्बत इख्तियार नहीं कर सकते। अब हुआ क्या है कि आखिर जो मुआहिदा था वो तो क्या था? क्या मुआहिदा? ये था कि फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाए, ये मुआहिदा था। और इसके बाद धरना मुंतशिर हो गया था। अब मुल्क बदरी का मामला इतना छोटा नहीं है जिस पे हुकूमत कंफ्यूज है। आखिर क्या क्या मामला हो सकते हैं? सबसे पहले तो कि पाकिस्तान और फ्रांस के ताल्लुकात माजी में बहुत अच्छे थे, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में दोनों मालिक के ताल्लुकात बड़े ख़राब हुए और जिसकी अहम वजह फ्रांस और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी है। फ्रांस ने जो नाउज़ुबिल्लाह खाके शाये किए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, हमारे नबी के, हमारे पैगंबर के, उन खाकों के बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा में एक शशोपंच की कैफियत है। एक यकीन करें कि दिल दुख है पूरी दुनिया के मुसलमानों के। तो उसके बाद से ऐसे मामला जो है वो सामने आए हैं और हमारा ये मुतालबा या TLP का ये मुतालबा था, हर मुसलमान का ये मुतालबा था कि फ्रांस के साथ जो है वो ताल्लुकात नहीं रखते हैं, फ्रांस की एशिया का बाइकाट करना है। ये मुआहदे की शिक थी। और ये भी थी कि फ्रांस में हमारा कोई एम्बेसडर नहीं होगा। और इसके बाद ये भी था कि यहाँ से मुल्क बदर किया जाए फ्रांस के सफीर को। अब मुश्किल क्या आ रही है, नताइज क्या हो सकते हैं अगर पाकिस्तान जो है वो फ्रांस के सफीर को यहाँ से भेजता है? पाकिस्तान में मजहबी जमात के दबाव में आकर फ्रांस के सफीर को मुल्क से अगर निकाल देता है तो न सिर्फ इसके असरात पाकिस्तान और फ्रांस के दो तरफा ताल्लुकात पर पड़ेंगे बल्कि मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी, जैसे कि सलामती कौंसिल और यूरोपीय यूनियन, जिनका फ्रांस मुस्तकिल रुकन है, पाकिस्तान के लिए वहां पर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। नंबर दो ये है कि फ्रांस के सफीर की मुल्क बदरी पर न सिर्फ फ्रांस बल्कि दीगर मगरबी ममालिक की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल आ सकता है, जिससे पाकिस्तानी हुकूमत डर रही है, खाइफ है। क्योंकि कोई भी मुल्क जो एक गिरोह के दबाव में आकर उनके मुतालबात मान लेता है, उसके लिए आज़ादाना खारजा और दाखिला पॉलिसी जो है वो जारी रखना मुश्किल हो सकती है, इसलिए हुकूमत दबाव में है। और उसके बाद एक और बड़ी अहम बात कि अगरचे दहशतगर्दों को माली मुआवनत रोकने वाले इदारे FATF की जानिब से जिन शिद्दत पसंद तंजीमों पर इतराज़ात किए गए उनमें तहरीक लब्बैक का जिक्र नहीं है, लेकिन फ्रांस FATF का अहम रुकन है और इसके सफीर की मुल्क बदरी का असर यकीनन पाकिस्तान की पोजीशन पर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान FATF से निकलना चाह रहा है। और ये भी आपको ख्याल रहे कि जो फरवरी में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला किया था और पाकिस्तान को जून तक की मोहलत दी थी कि वो तजवीज़ करदा 27 में से बकिया 3 सिफारिशात पर भी मजीद काम करे। जो फरवरी में ये इजलास हुआ उसमें फ्रांस ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने की सख्त मुखालफत की थी। ये फ्रांस पहले भी मुखालफत कर चुका है पाकिस्तान की। उसके बाद फ्रांस में पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो भी उसमें दरार आएगी और फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदल करने की सूरत में पाकिस्तान को न सिर्फ FATF बल्कि दूसरे ममालिक के साथ लेन देन में शदीद दबाव का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से पाकिस्तानी हुकूमत खाइफ है। और उसके बाद यूरोप और दीगर जो ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान की मसनूआत की अहम मंडी, तो इस फैसले के पाकिस्तान के मुआशी नताइज गलत जो है वो बरामद हो सकते हैं कि पाकिस्तान, फ्रांस एक बहुत बड़ी मंडी है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान की चीज़ें वहाँ से इंपोर्ट भी कर रहा है और फ्रांस को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो उस हवाले से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मामला ख़राब हो सकते हैं, पाकिस्तान इस बात से डर रहा है।
اور جبکہ فرانس پاکستان میں متعدد ترقیاتی منصوبے بھی چلا رہا ہے جو اس سے فیصلے سے متاثر ہو سکتے ہیں. یعنی فرانس جو ہے وہ پاکستان میں بہت سے منصوبے ہیں جو کہ چلا رہا ہے، وہ متاثر ہو سکتے ہیں. اور جو پاکستانی جو خصوصاً بالخصوص یورپ میں رہتے ہیں ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالتے ہیں. اس لیے حکومت جو ہے وہ خائف ہے اور حکومت اپنے اس معاہدے پر مینون عمل نہیں کرتی. یاد رہے یہ 16 نومبر 2020 کو معاہدہ ہوا تھا اور اس معاہدے کے تحت پاکستان میں سے فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا تھا، اور اسی شرط کے ساتھ جو ہے وہ یہ دھرنا جو فیض آباد میں ہوا تھا مولانا خادم رضوی صاحب کی قیادت میں، اس میں منتشر ہوا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا. اب ان کے انتقال کے بعد جو خصوصاً TLP تحریک لبیک پاکستان وہ ایک بڑی جماعت بن چکی ہے. جنازے میں بھی آپ نے دیکھا کہ لاکھوں افراد جو ہے وہ شریک تھے. تو اب حکومت نے یہ معاہدہ کرتے ہوئے نہیں سوچا تھا کہ اس حد تک ریزسٹنس جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. اب ریزسٹنس آ گئی ہے، جگہ جگہ پر توڑ پھوڑ ہے. آپ ایک اور بڑی اہم بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ صرف مذہبی لوگ جو ہیں جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، یہ غلط ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، یہ ابھی آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے متعدد ایسے دھرنے ہیں، متعدد ایسے احتجاج ہیں جس میں جلاؤ گھیراؤ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا تھا اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر بھی مار پیٹ ہوئی، شیلنگ ہوئی، تو وہاں پہ بھی ریزسٹنس جو ہے وہ سامنے آئی. تو یہاں پر بھی جب پولیس کسی جگہ پر اٹھانے پہنچتی ہے وہاں پر مظاہرین کو، تو پولیس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے. اور پولیس نے ہاتھ کھڑے کر دیے اس وقت. پولیس کہتی ہے کہ ہم نہیں اٹھا سکتے، اور اس وقت جو ہے وہ رینجر اٹھائے یا کوئی اور اٹھائے، یہ پولیس اپنے دامن پہ یہ داغ نہیں لگا سکتی کہ مظاہرین پر کچھ نہ کچھ وار کرے، کیونکہ پولیس والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور جلاؤ گھراؤ اتنا نہیں ہے جتنا سوشل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ جب حکومت نے یہ معاہدہ کیا تھا بغیر ظاہر اس وقت بھی یہ تمام تر نتائج اور یہ تمام تر دباؤ تھا حکومت پر، لیکن معاہدہ ہو گیا. اس کے بعد معاہدے پہ عمل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کو چاہیے وہ پرم رہ کر روڈ بلاک کریں، کسی گاڑی کو نقصان نہ پہنچائیں، املاک کو نقصان نہ پہنچائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تبسم کے صدقے انشاءاللہ یہ سارے معاملات حل ہو جائیں گے اور مزید جو ہے وہ اس میں بہتری کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. لیکن ابھی جو ہے فی الحال حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی. حکومت پتہ نہیں کیا چاہتی ہے کہ اس وقت ریزسٹنس مزید بڑھے، اس وقت مزاحمت مزید بڑھے، اس وقت مزید روڈز بلاک ہوں. حکومت کسی پیج پر نہیں آ رہی. دوسری جانب تھانہ شادرہ ٹاؤن میں پرچہ بھی درج ہو چکا ہے 780 کے مطابق سعد رضوی صاحب پر اور دیگر کارکنان پر. تو یہ مقدمے جو ہے وہ چلتے رہیں گے. لیکن اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں پورے ملک جو ہے اس وقت لپیٹ میں ہے، خصوصاً اس انارکی سے بچنے کے لیے. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹیبل پر ان کو لے کر مذاکرات کرے تاکہ عوام کے لیے بھلا ہو سکے اور عوام جو ہے وہ اپنے معاملات زندگی بہتر انداز میں چلا سکے. نہ پاکستان کی معیشت ڈسٹرب ہو، نہ پاکستان کی ٹریفک ڈسٹرب ہو، نہ پاکستان جو ہے وہ ڈسٹرب ہو. یہ حکومت کو چاہیے کیونکہ حکومت اس وقت جو ہے وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے اور حکومت اس چیز کی ذمہ دار ہے. کمنٹ سیکشن میں جائیے، کمنٹ کیجیے. طارق عزمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.